बुधवार का दिन रहा आंदोलनों के नाम। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चलो तेरी दादागिरी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन तो अपराध और दलित अत्याचार को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के मजदूर संगठन इंटक का प्रदर्शन। कदर महंगाई बढ़ रही है। जब गृहिणी महीने भर का राशन लेने के लिए किराना की दुकान पे जाती है तो अब उसका थैला छोटा हो चुका है। जब वो 1 किलो अगर अनाज खरीदती थी या वो दाल खरीदती थी, अब 250 ग्राम पे आ गई। महंगाई के विरोध में इंटक ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। इंटक की केंद्र सरकार से पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में कमी की मांग। अपराध और दलित अत्याचार के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को घेरा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चलो तेरी दादागिरी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। झालावाड़ में दलित युवक की हत्या के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी ने राज्य सरकार को दलित विरोधी करार दिया। बीजेपी एससी मोर्चे के महामंत्री भोला सिंह का आरोप, राज्य में दलित उत्पीड़न बढ़ा। जो फीडबैक उनका आया है वो वास्तव में दलितों पे अत्याचार, इस सब को देश की जनता देख रही है, सब दलित समाज देख रहा है। बीजेपी ने कहा एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में अपराध बढ़ा। दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चलो तेरी दादागिरी, नहीं चलेगी, नहीं। महंगाई बनाम मसीहाई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। तो कांग्रेस महंगाई को लेकर सड़कों पर उतरी हुई है। भाजपा ने दलित अत्याचार को हथियार बनाकर सरकार पर हमला बोल रखा है। कांग्रेस के अलग अलग अग्रिम संगठन महंगाई के खिलाफ सिलसिलेवार मोर्चा खोल रहे हैं। पिछले महीने कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर भी महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। इधर भाजपा कई दिनों से झालावाड़ के कृष्णा वाल्मीकि हत्याकांड समेत दूसरे दलित अत्याचारों को लेकर मुखर है। दोनों ओर से वार पलटवार को वजन देने के लिए आंकड़े भी दिए जा रहे हैं। जोरदार प्रदर्शनों के बीच कोरोना का खतरा कहीं नजर नहीं आता। जहां गाड़ी में अकेले बैठे आदमी को भी मास्क न लगाने पर चालान का प्रावधान है, वहीं सैकड़ों की संख्या में गाइडलाइन को साइडलाइन करने की भी अनौपचारिक इजाजत है। चूंकि आप चुनाव आयोग में पंजीबद्ध राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं तो ना तो कोरोना आपका कुछ बिगाड़ सकता है, ना ही सिस्टम, और ना आप तीसरी लहर को दावत दे रहे होते हैं। बहरहाल, इस राजनीतिक हलचल पर आज प्राइम डिबेट में बात करेंगे इन सवालों के जरिए कि क्या महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए दलितों की मसीहाई कर रही है भारतीय जनता पार्टी? दलित अत्याचारों में कमी की बात सच है या फिर आंकड़ों की हेराफेरी है? और कोरोना के खतरे के बीच क्या जोखिम नहीं है ये आंदोलन? अवधेश आकोदिया वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ स्टूडियो में हैं। इंद्राज सिंह मेघवाल हैं, वंचित समाज परिषद के अध्यक्ष हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस के प्रवक्ता, और मुकेश पारिक साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। सबसे पहले मुकेश पारिक साहब, आप जो दलितों की आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में कांग्रेस का कहना है कि चूंकि महंगाई से त्राही त्राही कर रही है देश की जनता, उसमें जवाब ना देना पड़े, इसलिए अटैक इज बेस्ट डिफेंस। पहले दलितों के बहाने हमला बोल दो तो जवाब देना ही नहीं पड़ेगा। मुकेश पारिक साहब, बड़ा आश्चर्यजनक है अगर कांग्रेस ये बोलती है। आज जिस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं, जिस प्रकार से राजस्थान में क्राइम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से अपराधी खुलेआम बेखौफ होके इस सरकार में उनको एक खुली छूट मिल गई है अपराध करने की। मैं आपको एक बड़े आश्चर्यजनक आंकड़े बताना चाहूंगा कि मई और जून के महीने का भी अगर सिर्फ आप कंपेयर करते हैं तो 36.28% बढ़ोतरी तो सिर्फ एक माह के अंतर्गत इस सरकार में हुई है। और जब हम SC ST के ऊपर जो अत्याचार हुए अगर हम उसकी बात करते हैं
तो 57% से भी अधिक अत्याचारों की बढ़ोतरी सिर्फ 1 माह में इन SC और ST पर हुई है। देखिए जिस प्रकार से झालावाड़ में घटना हुई, कृष्णा वाल्मीकि की नृशंस हत्या की गई। अब सब में बड़े दुख की बात यह है कि जब अपराध होता है तो अपराध करने वाला किस धर्म का है, किस जाति का है, वो कुछ नहीं देखा जाता कि अपराध करने वाला सिर्फ और सिर्फ अपराधी है। सिर्फ यही देखकर एक यही नजरिया होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी सरकार जो अपराधी है वो धर्म विशेष के होने के कारण हमारी जो राजस्थान की सरकार है उसकी उनके प्रति क्या पता है सहानुभूति है या क्यों उनके प्रति वो इतनी लिबरल है कि आज तक उसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं है। देखिए अगर प्रदेश की सरकार इस तरीके से अपराधियों के ऊपर खुली छूट देगी, अपराधियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करेगी, अपराध में जाति और धर्म देखेगी, तो निश्चित रूप से इस प्रदेश के जो अपराधी हैं उनको एक मौका मिलेगा अपराध करने का। राजस्थान सरकार को ये चाहिए था कि अपराध जहां भी हो अपराधी को कहीं नहीं बख्शना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है। आप देखिए झालावाड़ की घटना हुई, गंगानगर में हुई दलित के साथ, पाली में हुई, मांडलगढ़ में हुई, और मतलब ऐसी कोई जिला नहीं है जहां पर रोज कोई ना कोई अगर ऐसी घटना जो नहीं हो रही हो। आज हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके पास ही गृह मंत्रालय का भी विभाग है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार मुख्यमंत्री गृह मंत्री के रूप में पूरी तरीके से फेल्योर रहे हैं। राजस्थान की पुलिस प्रशासन अभी तक अपराधों पर अंकुश लगाने में नाकामयाब रहा है। आज प्रदेश की जनता में भय है और विशेषकर हमारे अनुसूचित जाति, दलित और पिछड़े जो लोग हैं वो ज्यादा भयभीत है कि किस प्रकार से उनकी बच्चियों को उठाया जा रहा है, किस प्रकार से उनकी हत्या की जा रही है, किस प्रकार से उनको पेड़ पे बांध के पीटा जा रहा है, किस प्रकार से उनके सिर फोड़े जा रहे हैं। ये सारी इसका जवाब तो देखिए राजनीतिक आरोप जो आप लगा रहे हैं उसका जवाब स्वर्णिम चतुर्वेदी जी देंगे, लेकिन एक सवाल का जवाब मैं भी आपसे अपेक्षा करता हूं। आपने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, पीड़ित की जाति क्यों ढूंढ ली जाती है? अगर पीड़ित सवर्ण है तो उसके ऊपर हमारी सहानुभूति का जो क्वांटम है वो अलग हो जाता है, दलित है तो अलग हो जाता है, महिला दलित है तो अलग हो जाता है, अल्पसंख्यक है तो अलग हो जाता है। अगर यही बात जो अपराधी के संदर्भ में कह रहे हैं वही बात अगर पीड़ित के संदर्भ में भी हो तो फिर इस आंदोलन का ही कोई तुक नहीं है मुकेश पारिक साहब। और ये केवल आप नहीं कर रहे हैं, ये सारी पार्टियां करती हैं, ये केवल राजस्थान में नहीं होता, पूरे देश में होता है। नहीं, आप इसका कारण समझिए, सारी पार्टी क्यों करती है उसका एक कारण है। देखिए जब पुरुष और महिला की जब हम बात करते हैं तो ये हम अच्छे से जानते हैं कि महिला अपने आप को बचाने में पुरुष की तरह इतनी सक्षम नहीं होती है, तो इसमें महिलाओं के प्रति निश्चित रूप से ये कहा जाएगा कि महिला पर अत्याचार हुआ। इसी प्रकार से जो हमारे दलित हैं, जो हमारे अनुसूचित जाति के हैं, आज भी कई जगह से जिस प्रकार से उनके ऊपर अपराध होता है, इसीलिए ये कहा जाता है, इसलिए उनका ये नाम लिया जाता है कि आप कमजोर वर्ग पर, महिलाओं पर इस प्रकार के जब अत्याचार होते हैं तो ये कहना पड़ता है कि अपराधी ने जिस पर अपराध किया, आज अगर कोई गूंगा बहरा है, कोई अपंग है, इस प्रकार के लोगों पर अगर अपराध होगा तो उसको विशेष श्रेणी में उसकी बात को बोलना पड़ेगा, और ये कानून में भी है। तो मेरा ये कहना है कि ये कमजोर वर्ग तमाम तरह की जो कानूनी शील्ड हैं वो दिए जाने के बावजूद, विशेष कानूनों का एक प्रोटेक्शन दिए जाने के बावजूद आज तक ये वर्ग कमजोर क्यों हैं, क्या वजह रही है इसके पीछे? इस बारे में अध्ययन किया होगा इंदिरा सिंह मेघवाल जी ने, उनसे पूछूंगा अभी थोड़ी देर बाद। पहले स्वर्णिम चतुर्वेदी, आपकी प्रतिक्रिया मुकेश पारिक जी के ऊपर। देखिए जेपी जी, मुकेश पारिक जी जो बात कर रहे हैं, इनको इनकी पार्टी को और इनके नेताओं को आंदोलन चलाने से पहले दलितों से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सबसे पहले इनको ये बताना चाहिए कि इनके शासनकाल के दौरान जो स्वर्णिम जी का ऑडियो सही नहीं आ पा रहा है हमारे पास। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अगर सबसे पहले तो मुकेश पारिक जी की पार्टी को, हाँ जी आवाज आ रही है जी, बोलें। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले तो मुकेश पारिक जी को, इनकी पार्टी को, इनके पार्टी के नेताओं को दलितों से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इनको बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती शासनकाल के दौरान जो डेल्टा मेघवाल बालिका जिसके साथ बलात्कार और हत्या कर दी गई थी, उसके अपराधियों को पकड़ने के लिए जब हमने आंदोलन किया तो मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था सीबीआई जांच करवाने की, लेकिन अपराधियों को संरक्षण देने के लिए सीबीआई जांच आश्वासन के बावजूद भी नहीं करवाई गई। उसके अलावा हाथरस में जो बालिका के साथ नृशंस हत्याकांड हुआ, पुलिस ने इनके शासनकाल के दौरान, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान पेट्रोल छिड़क करके रात को 2 बजे उसका शव जला दिया। इन चीजों के लिए अगर ये माफी मांगे, घटनाओं के लिए माफी मांगे तो बेहतर होगा। आज देश त्रस्त है बढ़ती महंगाई के कारण, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम इतने बढ़ा दिए गए और लूट रही है एक तरह से केंद्र सरकार। इस लूट के विरुद्ध जब कांग्रेस आंदोलन चला रही है
तो भारतीय जनता पार्टी को अपना वो वादा याद रखना चाहिए जो कह के कि महंगाई कम करने के वादे के नाम पर जब ये शासन में आए थे। इस सबको अगर याद करें और महंगाई बढ़ाने को लेकर और अपने शासनकाल के दौरान और जहां भी इनके शासन चल रहा है वहां पे दलितों के विरुद्ध जो अत्याचार हुए, उन अत्याचारों के होने के जो परिणाम सामने आए उसको लेकर के अगर ये माफी मांगे देश से तो ज्यादा बेहतर होगा। केंद्र सरकार का ये वाकया याद होगा जब SC/ST प्रिवेंशन एक्ट को डाइल्यूट किया गया, जब इन्होंने कमजोर पैरवी की सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। ये सारी चीजें आज जनता ने देखी हैं और महसूस की है और इनके परिणाम भुगत रहे हैं, क्योंकि आज देश में देखिए देश में जो स्थितियां हैं, केंद्र सरकार ने स्पेशल एक्साइज, एडिशनल एक्साइज, सेस के माध्यम से जो जनता को लूट मचा रही है। लेकिन पहले इंदिरा सिंह मेघवाल साहब, मैंने सवाल किया कि कानून के मोर्चे पर विशिष्ट तरीके से ट्रीट किए जाने के बावजूद अगर आज भी दलित समाज या जिनको कमज़ोर समाज की संज्ञा दी जाती है, महिलाएं होती हैं, अल्पसंख्यक होते हैं, वो अगर अपने आप को किसी मोर्चे पर असुरक्षित महसूस करते हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए शर्मा जी, ये आंदोलन बीजेपी के द्वारा, जैसे भोला सिंह जी आ रहे हैं, झालावाड़ गए हैं, तो मैं तो कहूँगा कि यूपी देखिए दलित आंदोलन की हमने बड़े स्ट्रेटेजिकली हमने स्टडी की है। उसके एम्पेरिकल स्टडी भी ये है कि एक तो स्टेट स्पॉन्सर्ड आंदोलन, स्टेट स्पॉन्सर्ड एट्रोसिटीज, जो राज्य प्रायोजित, राज्य संरक्षण दे एट्रोसिटी को, जैसे भोला सिंह जी के जहाँ स्टेट में यूपी में हो रहा है, वो यहाँ ऐसा नहीं हो रहा कंपेरेटिवली। एक दूसरा, इन कंपैरिजन टू प्रीवियस गवर्नमेंट निश्चित रूप से कमी आई है, लेकिन जो एमएलएज अपने स्तर पे जो नीचे ग्रास रूट लेवल पे जो SC/ST एट्रोसिटी के जो एट्रोसिटीज जो केस है, महिला हो या कमजोर, सबके साथ बदस्तूर जारी है। जो बड़ा मुद्दा हो जाता है तो राज्य स्तर के ऊपर जो PHQ में जैसे मुद्दे आ जाते हैं, जैसे हम भी पैरवी करते हैं, जो स्टेट लेवल के जितने भी कलेक्ट करते हैं मुद्दे, जो मुद्दे आते हैं, तो PHQ में भी कोई जैसे ADG क्राइम वगैरह थोड़े बहुत अफसर हैं जो इसकी सेंसिटिव तरीके से इसको मॉनिटर कर रहे हैं। बाकी एक स्टेट लेवल पे किसी विंग नहीं है जो पूरे स्टेट में जिस ढंग से बेतहाशा वृद्धि हो रही है उसकी कंट्रोल रूम स्टेट लेवल पे हो, ये मॉनिटरिंग हो कि भाई किसमें कितनी पैरवी चालान क्यों हुए। इंदिरा जी, आपको लगता है क्या सरकार कानून कड़े कर दो, सिस्टम बना दो, नया एक महकमा खोल दो, वो केवल दलितों के अत्याचार के मामले देखे? कोर्ट ऑलरेडी 33 में से मेरे ख्याल 25 ज्यादा जिलों में SC/ST कोर्ट हैं। इन सबसे क्या फर्क पड़ा? मेरा सवाल दूसरा है, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि सिस्टम के लेवल पर बदलाव जितने किए गए, उन बदलावों का सिलसिला ही आपको रास्ता बताता है क्या कि दलितों के ऊपर अत्याचार रुकें, या सोशल लेवल पर कुछ काम किए जाने की जरूरत है जिसकी जिम्मेदारी आपकी हमारी सबकी बनती है? एक ही सॉल्यूशन है साहब, मैं बताता हूं उसका 100% सोल्यूशन है कि SC/ST के जितने भी एट्रोसिटी केस होते हैं, पुलिस में भ्रष्टाचार की वजह से FR लगती है, उससे मोटिवेट होकर, प्रेरित होकर अपराधी दोबारा अपराध करते हैं, उनका कुछ बिगड़ता ही नहीं ग्रास रूट लेवल पे। या उनको MLA बचाता है या उससे कंसर्न मंत्री, सबके लेवल जितने भी डोमिनेंट कास्ट है अलग अलग क्षेत्र में जो अत्याचार करती हैं उनको बचाने की पैरवी कंसर्न MLA करते हैं। जब किसी थानेदार के खिलाफ आंदोलन चलता है तो MLA उसका ट्रांसफर करके वापस हो ले जाता है। इस सरकार की रणनीति ये है, फिलहाल हमारे समझ में आ रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी राज्य सरकार का नैतिक दायित्व है, चूंकि ज्यादातर वोट SC को कांग्रेस को दिए जाते हैं, तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए इस मुद्दे के ऊपर राज्य सरकार की किसी भी सूरत में। ठीक है, राजनीति अपनी जगह, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पे, अवधेशा को दिया। जो मेरा सवाल था असल में इंदिरा सिंह मेघवाल साहब से कि समस्या का समाधान या इस चुनौती का समाधान कह लीजिए, इसका रास्ता सिस्टम से निकलता है, समाज से निकलता है, दोनों से निकलता है, या दोनों की बस की बात नहीं है? देखिए JP जी, अपने यहाँ एक बहुत दुर्भाग्य और शर्म की बात है कि समस्या कुछ और होती है और उसका समाधान और कहीं खोजा जाता है। ये जितने भी अपराध होते हैं, चाहे वो दलितों के साथ होते हों, महिलाओं के साथ होते हों, अल्पसंख्यकों के साथ होते हों, उसका कारण राजनीतिक नहीं है कि आप उसका कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन खोजते हैं। उसका कारण है, उसके रूट में है हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था, जहाँ पर अलग अलग खांचों में अलग अलग वर्गों को बांट के रखा जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। एक वर्ग ये सोचता है कि मैं सुप्रीम हूँ, दूसरा वर्ग सोचता है कि मैं बहुत नीचे हूँ। इतने कानूनी अधिकार देने के बाद भी यदि वो सोचता है तो ये जो पूरा सिस्टम है वो तो उसका समाधान नहीं कर सकता है। इतने सारे लीगल राइट्स उसको दे रखे हैं, इतने सारे लीगल राइट्स उसको दे रखे हैं, इसके बावजूद भी यदि वो एम्पावर नहीं है, उसके साथ अत्याचार नहीं थम रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जो बीमारी की दवाई दी जा रही है वो गलत दी जा रही है और दवाई चेंज करने की आवश्यकता है। अच्छा अवधेश जी,
इसके साथ साथ एक विश्लेषक थे, उनका आज इस बारे में मैं जब बातचीत कर रहा था उनसे, उनका कहना था कि देखिए, जो आपने कहा ना कि दवा कहीं और खोजी जा रही है, मर्ज कहीं और है और इलाज कहीं और खोजा जा रहा है, और जहां मर्ज है उसको समझने वाले ऐसे सयाने भी हैं। मैं बात कर रहा हूं उन नव महत्वाकांक्षी नेताओं की जो दलितों का प्रतिनिधित्व करने का दम भरेंगे, जो किसी और तबके का प्रतिनिधित्व करने का दम भरेंगे। सोशल मीडिया आसान जरिया, जहरीली बात बोलो सबको सुहाएगी, नई पीढ़ी आपके पीछे खड़ी हो जाएगी। नए नए गठजोड़ बनाने की बात, सवर्णों का जैसे पहले प्रयोग किया गया था, ब्राह्मण दलित यूपी में किया गया था, अब दलित मुस्लिम की बात हो रही है। दलित मुस्लिम मिलकर के और सवर्णों को खदेड़ो, ये करो, इस तरह का जो रास्ता निकालते हैं लोग। ऐसा नहीं लगता कि हमारी राजनीति जो वर्तमान राजनीति के है उसमें लूफोल्स इस तरह के हैं, उसमें इस तरह के छेद डेवलप हो गए हैं कि ये अमर बेल जो है, जो नष्ट कर देगी पूरे सिस्टम को, हमारे सामाजिक ताने बाने को, वो अपनी जड़ें जमाने के लिए जगह ढूंढ रही हैं आसानी से। राजनीति देखिए, इस मुद्दे पे अपनी रोटियां सेकती है, अलग चीज है। हाँ, मैं आपके पास भी आता हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए। राजनीति अपनी रोटियां सेकती है, जैसे बीजेपी यूपी को नहीं दिखाना चाहती यूपी में क्या हो रहा है, और कांग्रेस इस मुद्दे पे जो जीरो टॉलरेंस है वो नहीं मुद्दे पे अपनाना चाहती। जो ग्रास रूट लेवल पे राजस्थान में पूरे के पूरे जिलों में हमारे पास जो डेटा आ रहे हैं उनमें ये है कि कंसर्न एमएलए कंसर्न पुलिस को बचाता है, और राजस्थान में विशेषकर पुलिस पे। ठीक है सर, अवधेश अवधेश। हाँ जेपी जी, देखिए, जो आपने जितने भी मुद्दे यहाँ पर गिनाए वो सारे के सारे जो अपनी राजनीतिक जमात है उसके गिनाए। राजनीतिक जमात को वो मुद्दे ही सूट करते हैं या वो परिस्थितियां ही सूट करती हैं जो उनके वोट बैंक को आकर्षित करें, वो उसको कंसोलिडेट करें। तो वो तो ऐसे मुद्दे उठाएंगे जानबूझ के और उनको खाद पानी देंगे ऐसी समस्याओं को जिससे उनकी राजनीतिक जो वजूद है वो कायम रहे। नहीं, मेरा सवाल उस आपत्ति को लेकर के है कि कम से कम हमारे जो पुराने राजनीतिक दल हैं इनकी भाषा में एक मर्यादा है, इनके काम करने का जो तरीका है, आंदोलन है, विरोध है, इन सब में कहीं ना कहीं एक मर्यादा तो झलकती है। ये जो राजनीति की चाह लिए हुए और कुर्सी की चाह लिए हुए नए चेहरे आ रहे हैं जो सो कॉल्ड किसी एक वर्ग की रहनुमाई करते हैं, उसके मसीहा बन के सामने आते हैं, वो तो हमारी जो परंपरागत मतलब हमारी मर्यादा है, गरिमा है, उसको तार तार करने पे तुले हुए हैं। ऐसा नहीं है क्या उद्देश्य को दिया? बिल्कुल बिल्कुल जेपी जी, आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल इस तरह के कुछ नए चेहरे नए प्रयोगों के साथ, नए हथियारों के साथ राजनीति में कूदे हैं जिनका कोई इस तरह का सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं है, केवल एक उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है किस तरह से उस दरार को और चौड़ा किया जाए और उस समाज विशेष में अपनी स्वीकार्यता और बढ़ाई जाए। इसे मौका क्यों देती है? इस तरह के बिल्कुल यही सवाल है, राज्य सरकार क्यों मौका देती है? मेघवाल साहब, यही सवाल है। लेकिन राज्य सरकार भले ही गलती पर हो, ये समाज की जिम्मेदारी भी समाज को समझनी चाहिए कि वो इस बात को बेहतर तरीके से समझे कि कहाँ कौन किस दरार को ज़्यादा चौड़ी करने की कोशिश कर रहा है, उसके इरादों को कामयाब नहीं होने दिया जाए। मुकेश पारीक साहब, सवाल उठाया आपने राजस्थान के बारे में, सवाल उठा रहे हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी यूपी के बारे में। स्वर्णिम जी, आता हूँ आपके बारे में, आपके पास भी। उत्तर प्रदेश में कौन से गृह मंत्री हैं अलग? मुख्यमंत्री जी के पास ही गृह मंत्री जी का चार्ज है। उत्तर प्रदेश में हाथरस प्रकरण हुआ, उसके बारे में क्या ख्याल है? वो कैसे अलग था डेल्टा मेघवाल से? उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े हैं, वो आंकड़े आप चाहें तो मैं उनको डिटेल में बता दूं, वरना कोई खास ऐसी ज़रूरत है नहीं। वो आंकड़े यहाँ के जो आंकड़े हैं उनसे बहुत ज़्यादा हैं। कैसे अलग है फिर उत्तर प्रदेश का सिस्टम राजस्थान के सिस्टम से? जेपी जी, आप काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको जानकारी होगी कि हमारे राजस्थान की जब हम तुलना करते हैं तो एक शांत प्रदेशों में तुलना हुआ करती थी। एक जब हम उत्तर प्रदेश और बिहार की जब तुलना करते थे तो हम बातचीत में भी, साधारण बातचीत में भी कहते थे कि राजस्थान की स्थिति यूपी और बिहार जैसी होने जा रही है। इसका मतलब यह था कि यूपी में क्राइम बहुत ज्यादा था, बहुत अधिक था। जब से मुख्यमंत्री योगी जी आए उसके बाद आप देखिए किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में चाहे विकास हो और चाहे क्राइम हो, विकास की गति बढ़ी है और क्राइम तेजी से घटे हैं। जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स थे, आज उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, बड़े हैं, ये मान नहीं सकते साहब। यूपी में जो क्राइम थे, सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, जो जेपी जी ने सवाल पूछा है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आज अगर पिछले आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स थे जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, आज वो यूपी में शांत बैठे हैं। आज यूपी में स्थिति ये है कि आज स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कुछ कर रहे हैं, उनको सुन लीजिए। एक मिनट, हाँ बोलिए स्वर्णिम जी, बोलिए। बोलिए स्वर्णिम जी, बोलिए।
जेपी जी, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार का संवेदनशील निर्णय है कि यहाँ पे यदि किसी भी व्यक्ति के साथ अपराध घटित होता है तो वो अपनी एफआईआर जाकर दर्ज करा सकता है। उसके बावजूद देखने को मिला है कि आंकड़े अपराधों के कम हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान चाहे महिला अपराध हो, चाहे SC ST के अपराध हो, इनको सभी वर्गों को जो अपराध घटित होने के बाद न्यायालय का सहारा लेकर के एफआईआर दर्ज करानी पड़ती थी। और हमारे शासन के दौरान कोई भी अपराधी जो है बचा नहीं, उसको या तो जेल के सीखचों के पीछे है या फिर फांसी के तख्ते तक पहुंचाया गया है। ये हमारी सरकार की संवेदनशीलता है। भारतीय जनता पार्टी को अपने शासनकाल के दौरान जो अपराधियों को संरक्षण देने की प्रवृत्ति अपनाई थी उसके लिए माफी मांगनी चाहिए और इस आंदोलन करने की बजाय जनता की। मुकेश पारीक साहब उत्तर प्रदेश सरकार का बचाव करेंगे, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी राजस्थान सरकार का बचाव करेंगे, और आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। जब दलित अत्याचार की बात आ रही है तो आंकड़े बताए जा रहे हैं, देखिए फला मामले में इतनी गिरावट आ गई, देखिए फला मामले में इतनी गिरावट आ गई, देखिए फला मामले में इतनी गिरावट आ गई। ये आंकड़े, मुझे लगता है उदय जी, आखिरी टिप्पणी मेरी ये है कि ये आंकड़े उतने ही विश्वसनीय हैं अत्याचार से पीड़ित आदमी के लिए जितने महंगाई से त्रस्त आदमी के लिए मौद्रिक जो आंकड़े हैं ना, कि रेपो रेट तो इतनी गिर गई और रिवर्स रेपो रेट देखिए ये हो गई और इन्फ्लेशन रेट इतनी गिर रही है और अब तो विकास दर GDP इतनी पहुंच गई है। इन आंकड़ों से मुझे नहीं लगता कि आम आदमी, जो आंकड़ों से जिसका पेट नहीं भरता, उसको अंदर से क्या फील आ रहा है, उसके अंदर से क्या भाव आ रहा है सिस्टम को लेकर के, वो महत्वपूर्ण है। उसकी नब्ज पर हाथ रखने की कोशिश करेंगे तो बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।